इस चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर का नाम है बुआ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इस चैप्टर नंबर ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा चैप्टर है बुआ? 8th नंबर का ये चैप्टर है। वो मैं बात करूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो सबसे पहला एनसीईआरटी की फर्स्ट पैराग्राफ पे दिया हुआ है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में। मैं बात करता हूं कि एक्चुअल में गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस होता क्या है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को दिया किसने था। तो बुआ मैं सबसे पहले कह सकता हूं कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या लिखेंगे बुआ? अगर मैं बात करूं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, अगर मैं बात करता हूं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का, इसे हिंदी में कहा जाता है अच्छी हास्य परिकल्पनाएं। तो सर ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को दिया किसने था? तो मैं कह सकता हूं बुआ जो ग्रीक मेडिसिन के फादर थे, या जो ग्रीक के मानने वाले थे, जिसे मैं कह सकता हूं हिप्पोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दिया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को ग्रीक मेडिसिन के द्वारा या ग्रीक सिस्टम के द्वारा, और भारत में चलने वाले आयुर्वेदिक मेडिसिन जो सिस्टम है इसके द्वारा सपोर्ट किया गया। मैं कह सकता हूं बुआ कि सबसे पहली बार गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को दिया तो ग्रीक साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स ने, और इसका सपोर्ट किया इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। अगर मैं बात करूं बुआ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का, तो सर ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया ये तो पता चल गया कि ग्रीक साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स ने दिया था, और हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं बुआ जैसे हमारे इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन चलता है, ठीक उसी प्रकार ग्रीक में यानी यूनान के देशों में यूनानी मेडिसिन चलता है। तो यूनानी सिस्टम और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम का गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस पे पहले बहुत ही ज्यादा फेथ था और बहुत ही ज्यादा विश्वास था। सबसे पहले मैं बात करता हूं वो ह्यूमर्स क्या होता है। ह्यूमर्स का मतलब होता है फ्लूइड, तरल पदार्थ। हमारे शरीर के अंदर कुछ तरल पदार्थ होते हैं, जैसे मैं बात करूं तो ब्लैक बाइल, येलो बाइल, म्यूकस दैट मींस कफ भी कह सकते हैं, और ब्लड अगर कहें तो वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे शरीर के अंदर कुछ ह्यूमर्स होते हैं। अगर ये ह्यूमर्स हमारे शरीर के अंदर बैलेंसिंग फॉर्म में है, अगर इनका बैलेंसिंग फॉर्म हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है, तब हम इंसान को हेल्दी मानते हैं। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इंसान को हेल्दी तब माना जाता है जब उसके शरीर के अंदर मौजूद जितने ह्यूमर्स हैं सारे के सारे ह्यूमर्स बैलेंसिंग फॉर्म में हो। अगर सारे के सारे ह्यूमर्स बैलेंसिंग फॉर्म में होता है तब उसे हम क्या कहेंगे बुआ? कोई इंसान स्वस्थ है। अगर मैं मानता हूं कि किसी इंसान के शरीर में अगर ह्यूमर्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाए, दैट मींस एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं कि कोई इंसान है, अगर किसी इंसान के शरीर के अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उस इंसान को गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हॉट पर्सनालिटी का माना जाता है। वो हॉट पर्सनालिटी वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो हॉट पर्सनालिटी का मतलब होता है वो इंसान एग्रेसिव होगा, गुस्सैला होगा। गुस्सैले का मतलब समझते हैं ना बुआ? जैसे मैं बात हुई कि क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके घर में चला गया बुआ गेंद आपका, वो आप ही के बैट से आपके धोने वाला होगा। तो बुआ मैं आपको बात कर रहा हूं कि किसी इंसान के शरीर के अंदर अगर ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ था तो उस इंसान को हॉट पर्सनालिटी का इंसान कहेंगे। और हॉट पर्सनालिटी का इंसान कहने का मतलब वो इंसान एग्रेसिव होगा, गुस्सैले होगा, और उस इंसान को फीवर माना जाता है कि उस इंसान को फीवर हुआ। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया बुआ? तो सबसे पहले कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को दिया किसने था बुआ? तो ग्रीक साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। इसको सपोर्ट किसने किया था? इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। यानी कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को मानता कौन कौन था? यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक सिस्टम या यूनानी सिस्टम के अंदर जितने भी मेडिसिन बनाए जाते थे पहले, वो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को माना करते थे। उसके बाद आते हैं बुआ एक साइंटिस्ट जिनका नाम है विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट खोज किए थे। मैं बात करूं सबसे पहले विलियम हार्वे को ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे। अगर मैं बात करूं विलियम हार्वे की, किसकी बात कर रहा हूं बुआ?
अगर मैं बात करता हूं विलियम हार्वे, तो जो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट है, विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक को रक्त परिसंचरण की खोज के लिए जाना जाता है। विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार ब्लड सर्कुलेशन को खोजा था और उन्होंने इस प्रकार से प्रूव किया था, और उनका एक स्टेटमेंट भी था, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड कैपिलरीज है, जो आर्टरीज और वेन्स, जो वेन्स होती है ना, जो सीरा होता है, वह ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाता है, यानी कि हृदय के तरफ लेके जाता है। अगर मैं बात करूं वेन्स की, तो वेन्स क्या करता है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है, हृदय की ओर लेके जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टरीज की, धमनियों की बात करूं, अगर मैं धमनी की बात करता हूं, तो वह हमारे शरीर के अंदर ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है, यानी हार्ट से दूर लेकर के जाती है। उन्होंने देखा सबसे पहले एक हट्टे कट्टे इंसान को लिया जिसके अंदर पूरी तरह से वेन विजिबल हो, दिखाई दे रहा था। उन्होंने वेन्स को पकड़ा और ऐसे ठीक इस प्रकार से स्वीप कर दिया, और जब इन्होंने यहाँ पे देखा और स्वीप करने के बाद ऐसे फ्लो किया, जब इन्होंने यहाँ पे प्रेस करके देखा तो फिर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा था। उन्होंने ऐसे पकड़ा और यहाँ से मैं कहूँ तो ब्लड को ऐसे स्वीप कर दिया और यहाँ पे प्रेस करते रह गया। फिर उन्होंने देखा कि ब्लड का फ्लो रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन जैसे यहाँ पे पकड़ा और ऐसे ब्लड को यहाँ पे इन्होंने स्वीप किया, तो देखा कि ब्लड का फ्लो रिवर्स शुरू हो गया। इस प्रकार से फाइनली उन्होंने प्रूव किया कि जो वेन्स होती है, जो सीरा होता है, वह ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करता है, हार्ट की तरफ लेकर के जाता है। अगर मैं बात करूं आर्टरीज की बात करता हूं, धमनियों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, ब्लड्स को अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर लेकर के जाता है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मैं बात करूं बुआ कि विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने पहली बार थर्मोमीटर का यूज करके और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो थ्योरी थी, जो हाइपोथेसिस दी गई थी, उस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया, यानी गलत साबित कर दिया। उन्होंने एक ऐसे इंसान को पकड़ा जिस इंसान के शरीर के अंदर ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब थी। उस इंसान के अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। उन्होंने लिया उस पर्सन को और थर्मामीटर के माध्यम से जब उस इंसान के बॉडी टेम्परेचर को मापा, तो देखा कि उस इंसान के पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। विलियम हार्वे ने थर्मोमीटर का यूज करके पहली बार गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर दिया था। चलेंगे तो ये सारी बातों को आगे की थ्योरी में फटाफट हमने ऑलरेडी एक स्लाइड बना रखा है। मैं बात करता हूँ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का। अगर मैं ह्यूमर्स की बात करूं तो ह्यूमर्स का मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड कहने का मतलब तरल पदार्थ, जैसे ब्लैक बाइल, येलो बाइल, कफ यानी कि म्यूकस या फिर ब्लड, ये सारे हमारे शरीर के अंदर के ह्यूमर्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की, इसको हिंदी में कहते हैं अच्छी हास्य परिकल्पना। इसको दिया किसने था हुआ? हिप्पोक्रेट्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। हिप्पोक्रेट्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, यानी कि औषधि विज्ञान के जनक या फिर औषधि के जनक कह सकते हैं, या चिकित्सा का जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इसको सपोर्ट किया गया इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा सपोर्ट किया गया बुआ? इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के द्वारा, या भारतीय आयुर्वेद के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं है बुआ? मैं एक बात कह सकता हूं कि गुड ह्यूमर हेल्थ हाइपोथेसिस के अनुसार किसी इंसान को हेल्दी तब मानेंगे जब उस इंसान के शरीर के अंदर ह्यूमर्स का एक बैलेंसिंग फॉर्म में हो, यानी सारे के सारे ह्यूमर्स एक बैलेंस फॉर्म में हो, तब उस इंसान को हम हेल्दी मानते हैं। जैसे हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, यानी कि स्वास्थ्य कुछ तरल पदार्थों का संतुलन है। अगर ये ह्यूमर्स हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वह सारे के सारे ह्यूमर्स अगर बैलेंसिंग फॉर्म में हो, हमारे शरीर के अंदर बैलेंस रूप में हो, अगर वो संतुलित रूप में हो, तो उस इंसान को हम हेल्दी मानते हैं। किसके अकॉर्डिंग? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं बुआ? हम गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया बुआ? चलेंगे तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ ब्लैक बाइल। मैंने कहा था एक इंसान को लिया गया, या किसी इंसान के शरीर के अंदर अगर ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तब उस इंसान को हॉट पर्सनालिटी का इंसान माना जाता है।
और वो हम पहले ही बता दिया आपको, हॉट जो आप सोच रहे वो वाला हॉट नहीं। हॉट का मतलब वो इंसान एग्रेसिव होगा, दैट मीन्स आक्रामक होगा, गुस्सैला होगा, और उस इंसान को माना जाता है कि उस इंसान को फीवर है। क्या वो बात समझ में आया कि नहीं आया? चलेंगे वो उसके बाद हमने आपको कहा था कि विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे जो पहली बार ब्लड सर्कुलेशन की खोज किए थे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे साहब जो थे उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि जो आपका वेन्स होता है, जो सीरा होता है, वह ब्लड को हार्ट के तरफ लेकर के आता है, यानी कि हृदय की तरफ लेकर के आता है। जो आपकी कैपिलरी आर्टरीज होती है, जो धमनी होती है, वह ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट यानी हृदय से दूर लेकर जाता है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। तो ये क्वेश्चन आगे इन फ्यूचर नीट में पूछा जा सकता है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने डिसअप्रूव कर दिया? डिसप्रूव कर दिया किसने हुआ? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को बाय द यूजिंग ऑफ थर्मोमीटर, यानी कि थर्मामीटर तापमापी की मदद से विलियम हार्वे ने जो आपका अच्छी हाथ से परिकल्पना जो थ्योरी दिया गया था हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, उसको गलत साबित कर दिया। इन्होंने हमने बताया था आपको, जस्ट पीछे भी हमने समझाया था। इन्होंने क्या किया था कि वैसे इंसान को लिया था जिसके अंदर ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब थी, उसकी अमाउंट डिस्टर्ब था, उस इंसान के शरीर में ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ी हुई थी, और उस इंसान के शरीर के अंदर जब बॉडी टेम्परेचर इन्होंने थर्मोमीटर के माध्यम से मापा तो इन्होंने पाया कि उस बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। इस प्रकार से इन्होंने फाइनली प्रूव कर दिया कि जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था वो गलत था। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया बुआ? हमने आपको कहा इन्होंने क्या किया था, ही डेमोन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उन्होंने सामान्य तापमान पाया था किसके अंदर? बॉडी टेम्परेचर इन पीपल हैविंग डिस्टर्ब ब्लैक बाइल, यानी वैसे व्यक्ति के अंदर इन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पाया जिसके अंदर ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब थी, यानी कि उसकी ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई थी। वो इंसान हॉट पर्सनालिटी का माना जा रहा था। उस इंसान के बॉडी टेम्परेचर को जब इन्होंने मापा तो देखा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इस प्रकार से फाइनली डिसअप्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने। क्या वो बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई आपसे पूछता है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया किसने था, तो कहेंगे वो हिप्पोक्रेट्स ने, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, यूनानी वैज्ञानिक थे, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। उसको सपोर्ट किसने किया था? तो कहेंगे इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने। अगर कोई पूछे कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग किसी इंसान को हेल्दी कब मानेंगे, तो मैं कह सकता हूँ उस इंसान के शरीर के अंदर जो ह्यूमर्स है उनका बैलेंसिंग रूप होना। अगर वैसे स्टेट जिसमें सारे के सारे ह्यूमर्स बैलेंस हो, उस इंसान को हेल्दी माना जाता है। अगर किसी इंसान के शरीर में किसी भी ह्यूमर्स की कंसंट्रेशन बढ़ गया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं कि ब्लैक बाइल की कंसंट्रेशन बढ़ गया, उस कंडीशन में इंसान को हॉट पर्सनालिटी का माना जाता था। वो इंसान एग्रेसिव नेचर का होता था, आक्रामक प्रवृत्ति का होता था, और उस इंसान को माना जाता था कि उसको फीवर हुआ है। अगर कोई पूछे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव किसने कर दिया, किसने गलत साबित कर दिया, तो कहेंगे विलियम हार्वे बाय द यूजिंग ऑफ थर्मोमीटर, तापमापी या थर्मामीटर के माध्यम से उन्होंने क्या किया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दिया। क्या वो बात समझ में आया कि नहीं आया? चलेंगे वो अब हम बात करते हैं, इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? हम किसी इंसान को स्वस्थ व्यक्ति किसे मानेंगे? सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, वो एक संस्था है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। उनके अकॉर्डिंग एक हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया था, हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर किसी इंसान के शरीर में अगर वो बीमारी नहीं है तो क्या उस इंसान को हम स्वस्थ मान लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं बात करूं तो किसी इंसान के शरीर के अंदर सिर्फ अगर बीमारी नहीं है तो उस इंसान को स्वस्थ नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि उस इंसान को स्वस्थ होने के लिए तो सबसे पहली चीज है कि उस इंसान के शरीर के अंदर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन दूं तो मैं कह सकता हूं क्या कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वो इंसान सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तौर पे भी पूरी तरह से तंदुरुस्त होना चाहिए।
अगर मैं बात करूं तो WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया था, जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई थी, उसमें मैं बात करूं तो उन्हें कहा था कि किसी इंसान के शरीर के अंदर अगर बीमारी नहीं है तो मैं नहीं मान सकता हूं, सिर्फ अगर बीमारी नहीं है तो उस इंसान को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। उस इंसान के शरीर के अंदर तो बीमारी ना हो वो बढ़िया बात है, उसके साथ साथ वो इंसान फिजिकल तौर पे फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए। फिजिकल तौर पे फिट होना दैट मींस बीमारी तो बीमारी नहीं होना, शरीर के अंदर बीमारी ना होना। अब कहेंगे सर मेंटल फिट का मतलब क्या होता है? मेंटल फिट कहने का मतलब वो दिमाग से लोग घसक जाता है। मान लीजिए किसी को सीढ़ी चढ़ना है, जाना है 8वें दूसरे फ्लोर पे चढ़ा गया 8वां फ्लोर पे। अगर किसी इंसान को यहाँ से निकल कर जाना है मोतिहारी और मोतिहारी से चला गया पटना, उसको कहा गया कि बाबू ये काम आप चले गए और ये सामान लेकर के आना है, मार्केट गए सामान ही भूल गए। तो ये सारे अब हुआ कोई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मार्केट गए कोई सामान भूल जाते हैं, वो नहीं समझेंगे हम बीमार है। कभी कोई ऐसे इंसान भूल भी जाता है। उसके बाद कहेंगे सर सोशल वेलबींग का मतलब क्या होता है? सामाजिक तौर पे कैसे किसी इंसान को फिट मानेंगे? तो सामाजिक तौर पे इंसान क्या, देखिए किसी इंसान से कभी बात कीजिएगा, एकदम गुस्से में बात करेगा, चिड़चिड़ापन बात करेगा, हमेशा झगड़ा वाला मूड में होगा, थोड़ा सा उसको छेड़ देंगे झगड़ा उतर जाएगा, उस इंसान को भी बीमार मानेंगे। अगर किसी इंसान को सिर्फ शरीर में बीमारी नहीं है तो उस इंसान को स्वास्थ्य नहीं क्या देंगे? स्वास्थ्य होने के लिए, अगर किसी इंसान को कंप्लीटली हेल्दी होने के लिए ये तो चाहिए कि उसके शरीर के अंदर कोई बीमारी ना हो, उसके साथ साथ वो इंसान फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी फिट होना चाहिए। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया बुआ? तो बात करेंगे हम इसके बारे में। हमने बात किया था WHO के बारे में, बात हमने कर लिया। जैसे हम आपको बताए थे बुआ कि अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आपके शरीर में बीमारी नहीं है, सिर्फ बीमारी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। आपको मैंने बताया क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए। मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू WHO नॉट अ जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य रोग का न होना नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे तंदुरुस्ती की स्थिति है। क्या वो बात समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको हेल्थ के डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं बुआ, जो हमारे हेल्थ है ना, हमारे हेल्थ को हमारी माइंड बहुत तरीके से अफेक्ट करती है और हमारे पूरे बॉडी को हमारी माइंड ही तो कंट्रोल करती है। अगर मैं बात करूं हमारे माइंड की या मेंटल स्टेट की बात करूं तो हमारी जो माइंड है कंप्लीट दो ही चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला तो एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा मैं कहूं नर्वस सिस्टम। ये दो ही चीज के मिलने से तो पूरा हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो मेंटल स्टेट है कंप्लीट होता है इन्हीं दो चीजों से। मैं बात करूं जो हमारा माइंड है या मेंटल स्टेट है, हमारी दिमागी हालात है या दिमाग है, वह या तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों के एक साथ मिलने से बनता है। अगर मैं बात करूं बुआ कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा जो माइंड होता है, हमारा माइंड मेंटल स्टेट होता है, वो कंप्लीट दो चीजों से मिलकर बना है। पहला तो मैंने कहा था एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। और मैंने आपको कहा कि हमारा मेंटल स्टेट और हमारे माइंड इन्फ्लुएंस करेगा किसको बुआ? हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को। अगर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र अच्छी है तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। अगर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो गई, वीक हो गई, अफेक्टेड हो गई तो हमारा हेल्थ भी अफेक्टेड होगा। तो अगर आपके पास, ये मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं था इसलिए हमने इसको नीचे कर दिया, अगर आपके पास जगह है तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो हमारा माइंड या मेंटल स्टेट दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला तो एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम। मैं आपको बात करूं कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के मिलने से माइंड और मेंटल स्टेट हमारा कंसीडर होता है यानी बनता है। मैं बात करूं कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को। अगर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो गई तो इफेक्ट करेगा हमारे हेल्थ को, यानी हमारे स्वास्थ्य को, हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेंटल स्थिति भी हमारे हेल्थ को बहुत तरफे आपको अफेक्ट करता है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया बुआ? अब चलेंगे आगे, हम बात करते हैं बुआ हेल्थ के बारे में। हेल्थ से रिलेटेड कि आखिर हम हेल्थ को अचीव कैसे करते हैं, हेल्थ को मेंटेन कैसे करके रखते हैं, हमारा हेल्थ अफेक्टेड कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि आखिर हमारे हेल्थ जो है
हमारा जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य को सबसे पहले तो मैं कह सकता हूँ अचीव कैसे किया जा सकता है, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं और अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँ कि बुआ, अगर हमारे अपने आप को अगर हेल्दी मेंटेन करके रखना है तो सबसे पहला होना चाहिए बैलेंस डाइट। हमें संतुलित आहार मिलना चाहिए। अब देखते हैं लड़का सबको यहाँ पे। फिर बुआ, मैं ये कह रहा हूँ संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, ये मैंने कभी नहीं कहा कि टेस्टी डाइट, स्वादिष्ट की मैंने बात नहीं किया बुआ, मैंने बैलेंस की बात किया। आपको खाना तो मिलता है, जैसे मैं बात करूं कोटा के अंदर तो मेस में बुआ खाना बैलेंस डाइट मिलता है, हाँ टेस्टी नहीं मिलता। यहाँ पे देखते हैं बच्चों को, हम मेनली यहाँ पे देखेंगे तो बच्चा क्या करेगा, दाल भात सब्जी सिर्फ खाता है। पूरी तरह से बैलेंसिंग डाइट होनी चाहिए और एक ही फूड को डेली कंज्यूम करता है सब। तो क्या है बुआ, अगर आपको हेल्दी रहना है तो बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट का होने का मतलब उसमें एबंडेंट मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए ही चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए, उसमें विटामिन भी होना चाहिए, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए। ये सारे चीज हमारे डाइट्स के अंदर मिलना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ वो हमारे भोजन के अंदर अगर विटामिन की कमी हो गई, अगर विटामिन की कमी हो जाती है, मैं एक एग्जांपल के लिए मानता हूँ कि अगर हमारे शरीर के अंदर में अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो हमें स्कर्वी का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं हमारे फूड के अंदर अगर विटामिन बी की कमी हो गई तो हमें बेरी बेरी से सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं स्पेशली हमारे फूड के अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई तो हमें अनीमिया जैसी कंडीशंस को झेलना पड़ेगा। अनीमिया कहने का मतलब खून की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि हमारे भोजन के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई तो रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्या वो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? इसलिए सबसे पहले मैं कहूं कि अगर हमने हमारे हेल्थ को बेहतर बना के रखना है, हेल्थ को मेंटेन करके रखना, अगर हेल्थ को अचीव करना है तो सबसे पहले स्टेप की हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि संतुलित आहार भर पेट खा के सूत गए। बहुत लड़का होता है भर पेट खा लिया एकदम से खा के सोएगा दिन भर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट लेने के बाद हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे हम एक्सरसाइज करेंगे तब जाकर के हमारे सारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। और एक्सरसाइज से क्या है कि वो हम फिट रहेंगे। एक्सरसाइज से हम फिजिकली फिट तो बहुत अच्छा से रहते ही हैं, साथ साथ में वो थोड़ा बहुत तो मेंटल भी आपको हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला बैलेंस डाइट, दूसरा क्या है रेगुलर एक्सरसाइज और तीसरा क्या है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन तो सबको जरूरी है बुआ, व्यक्तिगत साफ सफाई तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप व्यक्तिगत साफ सफाई नहीं रखेंगे तो कोई इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन दैट मीन संक्रमण होगा और आप किसी रोग से संक्रमित हो जाए और किसी रोग आपको आराम से कोई रोग आपको अफेक्ट कर देगा और आपका हेल्थ तो अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर अपने आप को बचा के रखना है, अपने हेल्थ को बचा के रखना है, अपने हेल्थ को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए और बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज के बाद तीसरी बात कि हमें पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है, साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। इसलिए हम जहां भी रह रहे हो, आप जहां भी रहते हो अपने अगल बगल साफ सफाई रखने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूं अपने हेल्थ को बेहतर बनाना है तो बुआ चौथा स्टेप कह सकते हैं योगा कर सकते हैं। और योगा से कहा जाता है बुआ कि फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों तरह से आप फिट रहेंगे। क्या बुआ बात समझ में आए कि नहीं आए? तो ये हमने बात किया कि हमारे हेल्थ को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा हेल्थ किन किन चीजों से अफेक्टेड होता है, जो हमारा स्वास्थ्य होता है आखिर किन किन चीजों से प्रभावित होता है, जरा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कह सकता हूं कि हमारा हेल्थ प्रभावित हो सकता है जेनेटिकल डिसऑर्डर से। वो हम एक बात करूं कि खैर गॉड किसी को जेनेटिकल डिसऑर्डर ना दे। जेनेटिकल डिसऑर्डर तो हो ही जाता है, खुद से हो जाता है, इसमें कोई इंसान की कोई दोस्त नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो फिर आपको होना ही है। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो ऐसे ही बह जाती है नदी की पानी की तरह। तो पहला तो बुआ अगर हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है तो जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण, जैसे मैं आपको बता दूं बुआ जेनेटिकल डिसऑर्डर में बताया था हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी क्या जेनेटिकल डिसऑर्डर है। आगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जैसे हमने कंप्लीट करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे बुआ आपका हम 5th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें डिटेल बात करेंगे इसकी। उसके बाद मैं बात करता हूं बुआ कि इन्फेक्शन के कारण, जेनेटिकल डिसऑर्डर तो है ही, जैसे इन्फेक्शन के कारण, संक्रमण के कारण भी तो हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है। जैसे मैं बात करूं बुआ अगर जब आज से कुछ दिन पहले 3-4 साल पहले आज से कोरोना चला था
तो उसमें क्या था, वो कोरोना वायरस बहुत तरह चल रहा था। जो हेल्थ होता है ना, इन्फेक्शन को वो मोटे तौर पे हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस बाहर अगर है तो मास्क लगा के जाए, सारी चीजों को बार बार हाथ को सैनिटाइजर्स का यूज करके हैंड को सैनिटाइज करें, तो वो इन्फेक्शन से मोटे तौर पे खुद से बचा जा सकता है। जैसे मैं कह सकता हूँ जहां भी हम रहते हैं साफ सफाई रखेंगे, पर्सनल हाइजीन रखें, तो हम वहां तक इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इन्फेक्शन से बचेंगे तब जाकर अपने हेल्थ को मेंटेन करेंगे। अगर इन्फेक्शन हमारे पे अटैक किया, अगर इन्फेक्शन हुआ तो उससे हमारा हेल्थ अफेक्ट होगा। तो हेल्थ अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर जेनेटिकल डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक रोग होता है, और दूसरा फैक्टर होता है इन्फेक्शन। और तीसरा फैक्टर मैं बात करता हूं बुआ तो लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है सर? जीवन शैली का मतलब क्या होता है? आपके लाइफ स्टाइल भी आपको हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब हुआ जैसे मैंने बात करता हूं पढ़ाई करने का, बहुत बच्चे लेट के पढ़ते हैं, बहुत बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। तो बैठ के पढ़ेंगे तो उनका बॉडी पोस्चर सीधा रहेगा, उनका ब्रेन प्रॉपरली काम करेगा। सो के पढ़ेंगे तो ब्रेन उनका प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, उतना एफिशिएंट नहीं कर पाएगा जितना वो बैठ के काम करते हैं। अगर लंबे समय तक सो करके पढ़ेंगे बहुत सारे डिजीज भी हो सकते हैं, हो सके कोई ऑर्गन उनका काम करना भी बंद कर सकता है लंबे समय तक ऐसे करने के कारण। अब क्या खा रहे हैं, कैसे कैसे चीजों को मेंटेन करके रख रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किन किन चीजों का सेवन कर रहे हैं, डेली कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये सारे के सारे आपके लाइफ स्टाइल में डिफाइन करेगा, आपकी जीवन शैली में डिफाइन आता है। मैं अगर बात करूं जीवन शैली भी आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, कब सोते हैं, कैसे सोते हैं, कब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके हेल्थ को अफेक्ट करती है। क्या वो बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मैं कह सकता हूं कि चौथा चीज जो होता है जो आपको हेल्थ को अफेक्ट करे, हम तो कहेंगे गॉड ना करे किसी के हाथ लगे, ड्रग्स एंड अल्कोहल। नशीली पदार्थों के सेवन से भी हमारे हेल्थ अफेक्ट होते हैं। और वो मैं बता दूं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कंप्लीट 3 पार्ट तो पढ़ा जाता है। पहला तो डिजीज पढ़ेंगे, दूसरा इम्यूनिटी पढ़ेंगे और तीसरा ड्रग्स ही तो पढ़ा जाता है। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स होते हैं। तो ड्रग्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर यूनिट है, इसमें का एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम लास्ट में डील करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात किया हेल्थ को अफेक्ट कैसे कौन कौन करता है, हेल्थ को मेंटेन कैसे करके रखा जा सकता है। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें पर्सनल हाइजीन की ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद हमें डेली योगा करना पड़ेगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि हमारा हेल्थ कैसे कैसे अफेक्ट होता है। तो हेल्थ को अफेक्ट करने वाले पहला फैक्टर है जेनेटिकल डिसऑर्डर, दूसरा फैक्टर है इन्फेक्शन, तीसरा फैक्टर है हमारा लाइफ स्टाइल, और चौथा फैक्टर है अल्कोहल्स एंड ड्रग्स या ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, नशीली पदार्थ। ये सारी चीजें हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। क्या वो बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करते हैं वो इन्फेक्शंस के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे वो। अच्छा, एक बात और चीज के बारे में हम बात करते हैं कि अगर कोई इंसान जो है हेल्दी रहता है, अगर कोई इंसान हेल्दी है, स्वस्थ इंसान है, तो उसकी वो लॉन्गेटिविटी, उसकी उम्र होती है ना बुआ, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, वो बढ़ जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी काम करने की शैली बढ़ जाती है, उसकी काम करने में क्षमता, काम करने में एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर वो स्वस्थ है तो किसी की चीज को अच्छे से किसी काम को अच्छे से अंजाम देगा। तो मैं कह सकता हूं कि किसी इंसान के शरीर के अंदर अगर वो इंसान हेल्दी है, अगर उस शरीर के अंदर, उस इंसान के शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो उस इंसान की लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी। दैट मींस उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, और वो इंसान अच्छे से काम करेगा। दैट मींस उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? द हेल्थ इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। स्वास्थ्य दीर्घायुता तथा उत्पादकता को बढ़ाता है। अगर वो कोई इंसान स्वस्थ है, अगर मैं कह सकता हूं, तो 2 चीज कम भी होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। MMR और IMR डिक्रीज होता है। अगर मैं बात करूं हेल्दी इंसान से तो MMR और होता है IMR, ये 2 चीजें डिक्रीज होती है। यानी अगर कोई इंसान स्वस्थ है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो स्वस्थ है, तो उनके मरने की चांसेस कम होती है, उनका डेथ रेट कम होगा। अगर आप स्वस्थ नहीं है और कोई लेडी प्रेग्नेंट है कोई और वो स्वस्थ नहीं है, तो उसके डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर कोई मदर है जो प्रेग्नेंट है,
अगर वो हेल्दी है तो उसकी लाइफ स्पान बढ़ेगी, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी बुआ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उसका डेथ रेट ज्यादा होगा, नहीं। अगर स्वस्थ रहेंगे तो समाज के अंदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो मातृ मृत्यु दर है, वो कम होगा और साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा। एक बच्चा, इन्फेंट कहने का मतलब हुआ, मैं कह सकता हूं बच्चा का जन्म हुआ तब से लेकर के 1 साल के आसपास के बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है। तो इन्फेंट का डेथ रेट भी कम होगा। तो स्वस्थ रहने से बढ़ेगा क्या क्या चीज? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी, यानी दीर्घायुता बढ़ेगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी और मातृ की मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज होगा और बच्चे की मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट की, शिशु की मृत्यु दर भी कम होगा। क्या बुआ बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे हम बात करते हैं बुआ इन्फेक्शन के बारे में। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? इन्फेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई पूछे कि सर इन्फेक्शन और डिजीज में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फेक्शन और डिजीज, संक्रमण और बीमारी में क्या अंतर है, तो ये बात तो बहुत अच्छे से कह सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज डिजीज। संक्रमण ही तो बीमारी पैदा करता है, संक्रमण ही तो आपके शरीर के अंदर रोग को पैदा करता है। क्या वो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक बात कर रहा हूं कि संक्रमण का मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंदर कोई पैथोजन प्रवेश कर जाए और वहां प्रवेश करने के बाद अपना संख्या बढ़ाए, मल्टीप्लिकेशन हो, उसके अंदर ग्रोथ हो, उसे क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहते हैं। मैं कह सकता हूं पैथोजेंस, दैट मींस रोगाणु। रोगाणु उसे कहते हैं जो रोग उत्पन्न कर सकता है, जो बीमारी को पैदा कर सकता है, उसे हम रोगाणु कहेंगे। अगर कोई पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके वहां पे ग्रोथ करता हो, अपना साइज बढ़ाता हो, मल्टीप्लिकेशन करता हो, अपनी नंबर बढ़ाता हो और अब नंबर बढ़ाएगा तो उसे क्या कहेंगे? वो इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? यानी मैं कह सकता हूं एंट्री या ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पैथोजन। एक पैथोजन के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना और उसको ग्रोथ करना और उसकी मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस संख्या बढ़ाना, ही तो संक्रमण कहलाती है। मैंने कहा शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश, विभाजन संक्रमण कहलाता है। क्या वो बात समझ में आया कि नहीं आया? बुआ अगर बात हार्ट तक पहुंच रहा है तो सारे बच्चे कमेंट्स में बुआ अच्छे कमेंट्स करेंगे। आइए, आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, कैमरा लगने के बाद आपका ये पहला लेक्चर है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि रही, कोई भी कमी है, अगर साउंड प्रॉब्लम या और भी किसी भी चीजों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रहा तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आप, अगर क्वालिटी भी अच्छा लगा, अगर कंटेंट कंप्लीट समझ में आया तो अच्छा कमेंट करेंगे। अगर क्वालिटी कोई खराब आई तो उसको जरूर कमेंट में करेंगे, सर ये चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। चलेंगे बुआ, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या अभी तो हमने इन्फेक्शन के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं डिजीज। तो मैंने आपको कहा कि हमारे शरीर के अंदर किसी पैथोजन का एंट्री कर जाना और ग्रोथ करना और मल्टीप्लिकेशन करना ही तो क्या कहलाता है बुआ? इन्फेक्शन कहलाता है। और इन्फेक्शन कॉज डिजीज, इन्फेक्शन बीमारी उत्पन्न करता है। इन्फेक्शन के कारण तो डिसईज होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। डिजीज का मतलब ही होता है डिसईज, यानी डिस्कम्फर्ट फील होना। मैं आपको बात करूं डिजीज का हिंदी में तो कहते हैं वो रोग या बीमारी। और इस चैप्टर का ही नाम था बुआ क्या? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस ही करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको आगे काम आने वाली है, इस चैप्टर्स में जो यूज होने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले हेल्थ को पढ़ लिया, अब डिजीज को डिफाइन करेंगे कि डिजीज क्या होता है। मैं कह सकता हूं किसी भी कारणवश किसी इंसान के शरीर के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर एक या एक से ज्यादा अंग तंत्र काम करना बंद कर दे और वो काम करना बंद करे, वो किसी साइन सिम्टम के साथ दिखे, तब उसे क्या कहेंगे? डिजीज कहते हैं या बीमारी कहते हैं। क्या कहेंगे बुआ? डिजीज या बीमारी कहते हैं। मैं अगर बात करूं बुआ किसकी, इंग्लिश में यहां पे मैंने लिखा भी है कि व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर देन वन ऑर्गन सिस्टम इज अफेक्टेड, अगर एक या एक से ज्यादा अंग या अंग तंत्र अफेक्ट हो जाए या अंग तंत्र की क्रिया अफेक्ट हो जाए, उसका कार्य अफेक्टेड हो जाए। और क्या मैंने कहा? accompanied by various sign and symptom, विभिन्न लक्षणों और संकेतों के साथ। अब कहेंगे सर व्हाट डू डिफरेंसेस बाय साइन एंड सिम्टम्स?
मैं बात करूं बुआ कि साइन का मतलब क्या होता है। जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे फलाने फलाने चीज हुआ है, जैसे मैं कहूं बाहर से दिख रहा है, जैसे आपका जो लिप और नेल्स क्या हो चुका है बुआ, टर्न इनटू ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका है, तो बाहर से दिख रहा है। आपने डॉक्टर साहब को बताया, ये साइन कहलाता है। और डॉक्टर ने जब मेडिकली उसे प्रूफ करके बताया, जब मेडिकली प्रूफ करके उन्होंने एक सर्टिफिकेट पे बना करके लिखा, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, सिम्टम्स होता है। जो बाहर से दिखे वो साइन है, और जो डॉक्टर के द्वारा मेडिकली टेक्निकली प्रूफ करके बताया जाता हो, चेक करके बताया जा रहा हो, उसे कहेंगे सिम्टम्स। तो मैं कह सकता हूं बुआ, हिंदी में लिखा है, जब विभिन्न लक्षणों के साथ शरीर का एक या एक से ज्यादा अंग तंत्र की क्रिया प्रभावित हो तो उस अवस्था को रोग कहते हैं। मैंने आपको बताया था साइन एंड सिम्टम्स। जैसे मैं कहता हूं किसी इंसान की पूरी जो स्किन है या पूरी हैंड्स है वो पीली पड़ जाए, जो आपकी आंखें बाहर से पूरी पीली पीली दिखाई पड़ जाए, तो उसके क्या है बुआ, ये जॉन्डिस का एक साइन है। क्या है बुआ, एक साइन है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं बात करूं किसी इंसान के स्किन के ऊपर छोटे छोटे फोड़े फफूंदे आ जाए, स्काल्प दिखने लगे, ये जोरदार इचिंग हो, ये सारे के सारे फंगल इन्फेक्शन का साइन ही तो है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया बुआ? तो चलेंगे आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलेंगे बुआ? तो थैंक यू। और जो भी क्वालिटी में कमी हो इस वीडियो में, जो भी इंप्रूव करना हो, अगर क्वालिटी अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जोरदार शेयर करेंगे, अपने सारे सहपाठियों के पास शेयर करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू बुआ।